जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन स्पेशल की स्पेशल ट्रांसमिशन 7 बजे से 9 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन। अदम एतमाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में वोटिंग होनी थी, लेकिन जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि वो इतवार को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे और एक ट्रम्प कार्ड वो प्ले करेंगे, तो आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से आया। फवाद चौधरी ने एक करारदाद पढ़ी जो कि आज के ऑर्डर ऑफ द डे में एजेंडे में कौमी असेंबली के आज शामिल नहीं थी, लेकिन स्पीकर ने स्पेशल परमिशन देते हुए, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने स्पेशल परमिशन देते हुए फवाद चौधरी को वो पढ़ने की इजाजत दी, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने वही हुकूमत का एक बयानिया जो है बिल्डअप किया, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मुकदमा पेश किया कि अदम एतमाद एक बैरूनी साजिश है जो कि रजीम चेंज चाहती है इमरान खान की पाकिस्तान में, और ये बैरूनी फंडिंग के ऊपर अदम एतमाद सामने आई है। और वोटिंग करवाने के बजाय डिप्टी स्पीकर ने फवाद चौधरी की करारदाद को तस्लीम करते हुए अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रेसिडेंट को एडवाइस लिखी कि कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए, और उसके बाद इस वक्त तक टेक्निकली नेशनल असेंबली पाकिस्तान में तहलील है और हुकूमत कह रही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन ने इसको तस्लीम नहीं किया और कौमी असेंबली के हुकूमत की जानिब से डिसॉल्व किए जाने के बाद असेंबली के अंदर ही मौजूद रही और वहां पे उन्होंने अपना एक जो गैर रस्मी सेशन है उसका आगाज कर लिया। साबिक स्पीकर अय्याज सादिक को स्पीकर की चेयर पे बिठा दिया गया और तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग करवाई गई। तो आज जो नंबर सामने आया अपोजिशन का, जिसमें इत्तेहादी प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन, तो 198 का नंबर आज अपोजिशन के पास मौजूद था, यानी कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे, यानी कि अगर अदम एतमाद पे असल वोटिंग हो जाती जो कौमी असेंबली का रियल सेशन था, सो उसमें फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की शिकस्त यकीनी थी। लेकिन अपोजिशन ने यहीं पे इक्तिफा नहीं किया, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने अब इफ्तार से कुछ ही देर पहले इस केस की समाअत की है, मुख्तसर, इंतहाई मुख्तसर समाअत की है और इस केस को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। लेकिन दो तीन बड़े अहम हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने आज लिखवाए। एक तो ये कि कोई भी इदारा मावराए आइन इकदाम ना उठाए, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अमन और अमान की सूरत हाल का इनेकाद यकीनी बनाया जाए, सियासी जमातें पुरअमन रहें। अपोजिशन की तरफ से जो इमीडिएट रिलीफ मांगा जा रहा था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने वो आज नहीं दिया और कहा कि जब तक हम तमाम पार्टीज को सुन ना लें तब तक हम स्टे ऑर्डर हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। आज की ये स्पेशल ट्रांसमिशन इसी हवाले से जो है हम गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन कहां पर है। क्या इस वक्त पाकिस्तान में सियासी और इंतजामी एतबार से और पार्लिमानी एतबार से एक वैक्यूम मौजूद है क्या, और अब कल क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक ये समाअत मुलतवी कर दी है और ये जो आज कौमी असेंबली में हुआ है इसकी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग क्या है। क्या ये सरप्राइज है या जिस तरह के बिलावल भुट्टो का कहना है कि ये एक सिविलियन कू है, या शहबाज शरीफ जिस तरह कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 का मुकदमा स्टार्ट होना चाहिए वज़ीर आज़म और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर के खिलाफ। तो इसी हवाले से ट्रांसमिशन में आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सज्जाद वसीम साहब, न्यूज़ वन पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब, और इसके अलावा भी मुझे बताया जा रहा है एक और गेस्ट का आवाज़ चूंकि इस वक्त मुझे नहीं आ रही है, सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क के मशहूर और मारूफ माहिर कानून हैं, बड़े आला कानूनी दिमाग हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान अकरम राजा साहब, आप किस तरह देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज इंतहाई मुख्तसर समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या लिमिटेशंस हैं? क्या जो पार्लियामान की कार्रवाई है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी अदालत में? सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा कि हम पार्लियामान की कार्रवाई में एक हद तक मुदाखलत कर सकते हैं। किस हद तक? क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग नल एंड वाइड हो सकती है? हुकूमत का, वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असेंबली तहलील करने का इकदाम नल एंड वाइड हो सकता है? देखिए, इसी हद का तयन सुप्रीम कोर्ट करेगी इस कार्रवाई में कि क्या ये स्पीकर ने जो कदम उठाया है, जो मेरी नज़र में और मुल्क के बेशतर कानून के जो तलबा हैं उनकी नज़र में धज्जियां बिखेरने के मुतरादिफ है आइन की।
اب सुप्रीम कोर्ट अगर तो ये कहती है कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत हम बिल्कुल कुछ भी नहीं देख सकते, लिहाजा जो कुछ भी हुआ अब गलत हुआ, सही हुआ, हो गया और हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, तो फिर तो मामलात जिस तरह हैं उसी तरह चलेंगे, असेंबलियां तहलील कर दी गई हैं, इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो कुछ हुआ ये बिल्कुल आइन की रूह और आइन के मतन के खिलाफ है और ये बदनीयती पर मबनी है, जिस तरह तमाम मामला हुआ, हमारे सामने एक लिखा हुआ ऑर्डर डिप्टी स्पीकर साहब साथ लाए थे, पहले से उनको पता था क्या वहां से ट्रेजरी बेंचेस से क्या बात होगी, तो बिल्कुल एक ये ड्रामा था जो रचाया गया, फौरन तकरीर हुई, फौरन असेंबलियां तहलील हुई। इस तमाम चीज को अगर एक बड़े तनाजुर में देखा जाए तो इसकी नजीर हमें मिलती है दुनिया में। अदालतों ने इंटरफेयर किया है असेंबली के मामलात में, बरतानिया में जहां सैकड़ों साल से ये उसूल है कि असेंबली के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी, वहां भी बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने जब यूरोपियन यूनियन के हवाले से एक सेशन मुनक्किद होना था हाउस ऑफ कॉमन्स का, उसमें एक रेजोल्यूशन पे वोटिंग होनी थी और वो सेशन स्पीकर ने मुलतवी कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत था, ये आइन के खिलाफ था और हुक्म दिया कि ये सेशन दोबारा मुनक्किद किया जाए और इस पर वोटिंग कराई जाए। लिहाजा ये नज़ीर हमारे पास मौजूद है, इसको अदालत के सामने रखा जाएगा यकीनन, और उसके बाद अदालत कोई फैसला देगी और अगर वो ये फैसला देती है कि इस मामले को देखा जा सकता है, तो फिर गालिब इम्कान यही है कि इस मामले को देखने के बाद ये नतीजा होगा कि जो कुछ आज हुआ वो सरीहन बदनीयती पर मबनी था और आइन के खिलाफ था। लिहाजा तमाम इक़दाम जो उसके बाद हुए, असेंबलियों को तहलील करना, इलेक्शन का ऐलान करना, वो सब भी कदम है और मामला वापस वहीं जाएगा जहां स्पीकर की रूलिंग से पहले था, यानी कि जो करारदाद है अदम एतमाद की, उस पर वोटिंग होगी और उसके बाद जो भी नतीजा होगा मुल्क उसके मुताबिक चलेगा। क्योंकि सलमान राजा साहब लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत नाजुक मोड़ पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हुआ है, यानी कि एक तरफ कौमी असेंबली का प्रेसिडेंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसका तायुन नहीं करती, जैसा कि आपने भी कहा, तो फिर कौमी असेंबली में एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, फिर कोई भी आइन और रूल्स एंड रेगुलेशन से मावरा किसी भी मामले को बुनियाद बना के किसी भी प्रोसेस को वहां पे डीरेल करवाया जा सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है तो फिर पार्लियामान की कार्रवाई में इंटरवीन करने का प्रेसिडेंट भी सेट हो जाएगा। सो इन दोनों के दरमियान क्या कोई फाइन बैलेंस डिवाइस हो सकता है या दोनों तरफ? है, बिल्कुल हो सकता है, यही मैंने अर्ज किया। बाकी दुनिया में हमें इसकी नजीर मिलती है। यहाँ यूसुफ रजा गिलानी साहब के मामले में फहमीदा मिर्जा उस वक्त स्पीकर थी, उन्होंने रूलिंग दी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नाअहल नहीं है। उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस रूलिंग को मुस्तरद किया। लिहाजा नजीर तो हमारे अपने मुल्क में भी है और बाकी अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पे इसको देखें तो नजीर हमें मिल जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि जो आज हुआ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उस पे आर्टिकल 6 का अतलाक होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहा किस्म का आर्टिकल है, एक इंतहाई हद किस्म देखिए, वो एक बात की बात है आर्टिकल 6 का इतलाक होता है या नहीं होता, वो एक मेरी नजर में इस वक्त सानवी नौयत का मामला है। इस वक्त जरूरी ये है कि तकद्दुस जो है पार्लियामान का बहाल हो और जो तहरीक पार्लियामान के सामने थी जिस पे वोटिंग होनी थी, वो मामला जो है वो इस वक्त सरेदस्त सबसे अहम मामला है, हमें वहां वापस जाना है। और बाद में किसको क्या सजा देनी है वो बात की बात है। और यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि आज मुल्क में क्या आप समझते हैं अव्वल के इस वक्त एक आईनी बहरान है और इसका कजिया मुकम्मल करने में सुप्रीम कोर्ट को आज ही कार्रवाई का कोई फैसला करना चाहिए था, या सुप्रीम कोर्ट ने जो कल तक इल्तिवा दे दिया है ये गैर जरूरी इल्तिवा है, या आप समझते हैं कि मामला इतना अर्जेंट नौयत का नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त किया है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंसी को भांपा, इसीलिए वो इतवार वाले दिन बैठे, अदालत खुली, नोटिस किया। नोटिस करना जरूरी होता है, फरीकैन को सुनना जरूरी होता है, सुने बगैर फैसले नहीं किए जाते। और यहाँ अगर कल कार्रवाई शुरू होती है तो बिल्कुल ये 2-3 दिनों में कार्रवाई खत्म भी हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ अब हमें सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा करना होगा और तमाम निगाहें जो हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब ही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। और यहाँ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वहीद हुसैन साहब न्यूज़ 1 पे अपना प्रोग्राम करते हैं। आरिफ चौधरी साहब आपकी तरफ होंगे क्योंकि लीगैलिटीज़ के हवाले से बात हो रही है। सज्जाद मीर साहब और वहीद हुसैन साहब फिर आगे चल के पोलिटिकली और एनालिसिस जो है वो आपसे लेती हूँ। आरिफ चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं कि जो आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से आज मामला गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है? जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे पार्लियामेंट में कार्रवाई हो उसमें इंटरवीन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? बहुत शुक्रिया। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट के मामलात में जो फ्लोर ऑफ द हाउस के मामलात हैं उसमें मुदाखलत नहीं की, और पर्टिकुलरली इस हवाले से भी जैसे आर्टिकल 69 का हवाला दिया गया, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ये जो जिस केस का हवाला सलमान अकरम राजा साहब ने दिया, गिलानी और फहमीदा मिर्जा वाला,
हाँ, वो न्यायालय से मुतल्लिक था। ये एक बिल्कुल अपनी नौइयत का मुनफरिद केस है, क्योंकि इससे पहले ऐसा केस नहीं आया। 2 केसेस मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने, बल्कि 3 इस लिहाज से बहुत मुनफरिद है जिसकी पहले नजीर नहीं मिलती। एक केस वो है जिसमें उन्होंने 63A की इंटरप्रिटेशन के लिए राब्ता किया है सुप्रीम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने, और वो मामला जो है उनके पास ज़ेरे समाअत है। उसमें भी इस तरह की सिचुएशन है कि इससे पहले ये ऐसा नहीं हुआ कि ये इस यानी आर्टिकल 90 ये जो 95 है वो आए, करार यानी इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए, और उस कार्रवाई में जो पार्टी के अपने अरकान हैं वो छोड़ के चले जाएं और वक्त से पहले बता दें, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वो तो ये है कि जनाब जब वो वोट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो उस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जब वो क्लियरली पहले अपनी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वाज़ेह तौर पर कह देते हैं कि जनाब हम अपनी पार्टी की लाइन को टो नहीं कर रहे, तो क्या उसमें आर्टिकल जो है 63A वो एक्शन में वक्त से पहले आएगा इस अमल को रोकने के लिए? आरिफ साहब यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगे, ये हम किसी और बहस की तरफ जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह था कि जो आज हुआ है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, क्या उस रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे सकता है? आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ राजा साहब को सुना है, मुझे भी एक लम्हे के लिए सुन लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनप्रेसिडेंटेड मामला है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पार्लियामेंट के सामने करारदाद रिक्विजिशन आई हो 95 की, और फिर ऐसा भी नहीं हुआ था कि 95 की रिक्विजिशन के पीछे मुहर्रिकात जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के सामने भी रखे जाए और हर जगह रखे जाए कि भाई ये मामला जो था इससे पहले गैर मुल्की जो ताकतें थी उन्होंने फैसला किया और उसकी बुनियाद पर ये किया जा रहा है। तो मैं ये इस पे राय देने से कासिर हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें प्रेसिडेंट सेट होगी, यानी ये इन सारे पहलुओं को देखा जाएगा कि क्या इसको इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता था, या जिस तरह आइन में ये बात मौजूद है कि अगर वो आई थी रिक्विजिशन तो वो उस रिक्विजिशन पर सिर्फ आपने वोट कराना था, इसके अलावा आप नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीजें इस तरह की है जो अभी वो लेकिन आरिफ साहब मैं आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू चाह रही हूँ कि आप लीगली आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट सेट कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी? आपका लीगल ओपिनियन क्या है इस पर? मेरा लीगल ओपिनियन है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी, उसकी वजह यह है कि ऐसा मामला है जिसे हल करना है, वरना ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। क्योंकि इस क्राइसिस को आगे बढ़ने की सूरत सिर्फ यही हो सकती है कि अगर ये मामला लिम्बो में रहे, एक तरफ वो क्लेम करे अपोजिशन के जी उनके पास तो 198 मेंबर थे, जिन्होंने शो भी कर दिया असेंबली में, उन्होंने शो कर दिया, और दूसरी तरफ ये कहे कि जनाब नहीं हमने तो, चूंकि ये रिक्विजिशन जो थी किसी के कहने के बाहर हुकूमतों, ये मामला तय होना जरूरी है। राइट। आरिफ साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सजाद मीर साहब, सर आप क्या समझते हैं कि आज जो हुआ है कौमी असेंबली में, वहां से आगाज कर लेते हैं, क्या ये हुकूमत का सरप्राइज था अपोजिशन को, या जैसा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ये एक सिविलियन कू था? क्या था ये तो खुद का ही बमबार हमला था, ना सरप्राइज था ना कुछ और चीज थी, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये नहीं कि कोई लोग तवक्को नहीं कर रहे थे, वो इस बात पे खुश है कि मैंने अपोजिशन को हैरान कर दिया, ऐसा काम किया। कौन समझता है कि इस शख्स जो पास खड़ा है बाहर कहता है कि मैं आइन के मुताबिक चलूंगा, कानून के मुताबिक चलूंगा, वो खुद कुछ हमला कर देगा, बमबार बन के हमलावर हो जाएगा? ये बात एक बिल्कुल अलग बात है। बाकी इसकी जो कानूनी हैसियत है ना जी, मुझे ज्यादा नहीं पता। ये 2 कानूनदान हमारे बड़े माशाल्लाह बड़े माहिर लोग थे जिनसे आपने राय ली है, उनकी राय मोतबर भी है और बेहतर भी है। मैं तो अक्ल सलीम के मुताबिक एक बात पूछना चाहता हूँ, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, उसके मुताबिक मुझे बस बताइए, क्या ये हो सकता है कि एक करारदाद जिस पर असेंबली ने राय देनी हो और जिस असेंबली के वोटों से एक शख्स इस मुल्क का हुक्मरान हो, जायज या नाजायज तौर पर, कोई सिलेक्टेड के या इलेक्टेड के, लेकिन वो हुक्मरान तो इसी बेस पर है कि उसको असेंबली ने इलेक्ट किया है, उस असेंबली के मेंबरान की राय लेने से पहले, उनकी अक्सरियत की राय लेने से पहले आप एक शख्स बैठा 1 मिनट में ऐलान कर दे साहब ये मैं फैसला करता हूं और उसको सर इसी असेंबली ने आइन बनाया है ना, और आइन कहता है कि आर्टिकल 5, सर इसी असेंबली ने आइन बनाया है, आइन का आर्टिकल 5 भी है जो कि अदालत ने, जो कि आज हुकूमत ने कोर्ट भी किया है, तो आर्टिकल 5 के तहत तो फिर जिम्मेदारी बन जाती है ना कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ना हो या कोई बैरूनी साजिश ना हो इस मुल्क में। मैं दस्तूरी मामला पे नहीं जा रहा अभी, ना कानूनी मामला पे जा रहा हूँ।
मैं अपने आप को एक ले मैन की हैसियत से रख रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ अक्ल सलीम ये बात नहीं मानती कि एक शख्स से काम कर रहा ये बात कि हमारा लेकिन सर हम यहाँ पे अक्ल सलीम कॉमन सेंस कितनी जो है अप्लाई कर सकते हैं और कितना हमें आइन के तहत चल रहा है, क्योंकि फवाद चौधरी ने गवर्नमेंट ने आर्टिकल 5 कोट किया है। आप कानून को सुना है, आप एक ले मैन को भी सुन लें। मैं ये कहता हूं कि ये जो आर्टिकल 5 की बात करते हैं आप, कुछ आर्टिकल आइन के ऐसे हैं, इसका ये मुझे इल्म है कि जिसके बारे में कि ये जस्टिबल है कि नहीं है, ये बहस चलती रही है। खासतौर पर कुरान सुन्नत के मुताबिक होगा कि नहीं, ये जस्टिबल है कि नहीं है, ये ज़ियाउल हक के जमाने में तय किया गया था। कुछ प्रेम्बल गिने जाते हैं, कुछ और चीजें गिनी जाती, छोड़ दीजिए उस बात को, मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं अगर वो आर्टिकल भी है भी, तो कौन फैसला करेगा कि किसी ने, हमारे एक नुमाइंदे ने खत लिख दिया और साबित कर दिया कि सारे लोग गद्दार हैं, सारी असेंबली गद्दार बन गई। अब साबित तो करें। मनी ट्रेल मांगते हैं, मनी ट्रेल तो देंगे, कहां से पैसा आया? वो कहते हैं क्यों मिलती है आपको जिनसे? आप जाके वहां अमेरिका में क्यों मिलते हैं लोगों से? आपका हर बंदा मिलता है, लॉबी से मिलता है, पता नहीं क्या क्या करता है। हाँ। तो ये बात सीधी बात जो है कि इस बात को साबित करना, एक बंदा ऐलान कर दे कि सारे गद्दार हैं, सारों के सारों ने पैसे लिए हुए। सर वो गवर्नमेंट कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने साबित कर दिया ना, आज वजीर आजम ने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने साबित। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बारे में लोगों ने साफ कहा है कि उन्होंने नहीं साबित किया। अच्छा। आज उन्होंने कहा सर इस पे दोबारा आऊंगी क्योंकि एक ब्रेक पर जाने, सर आपके पास दोबारा आती हूँ। सर आजमीर साहब आपके पास दोबारा आती हूँ, एक ब्रेक का वक्त भी हो रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले वहीद हुसैन साहब का कुछ एनालिसिस शामिल करते हैं। वहीद हुसैन साहब आप क्या समझते हैं कि जो आज हुआ है कौमी असेंबली में, हुकूमत का सरप्राइज था या अपोजिशन के मुताबिक सिविलियन कू था? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि बदकिस्मती ये है कि 6 हफ्ते हो चुके हैं और इस मुल्क के अंदर कोई गवर्नेंस नहीं है और ना कोई गवर्नमेंट का नाम है। इस मुल्क की आवाम को एक हजानी कैफियत में रखा गया है, सिर्फ अपने अपने इक़्तिदार की खातिर। ये वज़ीर आज़म साहब ये कहते रहे हैं कि मैं रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव करता हूँ और मैं ये इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो ताकतवर होता है वो कानून के सामने नहीं आता और जो कमज़ोर होता है उसको कानून हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर पकड़ लेता है। आप मुझे ये बताएं कि आप एक ज़माने में कहते थे कि मेरे खिलाफ आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएं, फिर ये कहते थे कि अगर एक शख्स भी मेरे खिलाफ उठ गया, खड़ा हो गया, तो मैं इस्तीफा दे के घर चला जाऊंगा। और पिछले चंद रोज से आपको लेकिन वो अपने बलबूते पे कहा था ना कि कोई ग्राउंड तो हो, वो इस बुनियाद पे तो नहीं कहा था कि आप बाहर से पैसे लेके और बाहर की साजिश पे हुकूमत गिराने के नारे मारना शुरू कर दें। देखें, लेकिन उसको प्रूफ कौन करेगा? पहली बात तो ये है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर मुझे ये बताएं कि उसकी जो प्रेस रिलीज या एलामिया आया है उसमें कहाँ लिखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसमें कोई बैरूनी हाथ शामिल है? ये तो एडमिट किया गया ना कि इंटरफेरेंस है, तो इंटरफेरेंस पाकिस्तान से बाहर ही होगी ना। इंटरफेरेंस दूसरी बात ये है कि जब किसी वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है तो आपको उसका सामना करना पड़ता है। उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो डिसीजन लेते हैं, जैसे इन्होंने असेंबली को तहलील कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि इनको आके तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है, बट कहां स्टैंड करेगा? नहीं, तो ये अदम एतमाद जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन नहीं है। आर्टिकल 5 पहले आता है ना आइन में। नहीं, आर्टिकल 5 सारे आर्टिकल्स जो हैं वो आइन का हिस्सा हैं और ये प्रोसेस जो है, अगर 7 को ये सारा कुछ हुआ था तो इतना लंबा इंतजार क्यों किया वजीर आजम साहब ने? वजीर आजम साहब ने पूरे का पूरा नैरेटिव जो है वो उठा के अपनी हुकूमत की नायली, पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो लोगों की तकलीफें हैं, परेशानियां हैं। आप जाए ना, आज पहला रोजा था, जरा मार्केट में जाके लोगों से जरा बात करें, आपको पता चलेगा इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस इसी पे आते हैं। सजाद मीर साहब भी कोई बात करना चाह रहे हैं। सजाद मीर साहब की आवाज नहीं आ रही थी। आरिफ चौधरी साहब भी मौजूद है हमारे साथ, कुछ दीगर लीगल एक्सपर्ट्स को भी हम ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं सजाद मीर साहब, आरिफ चौधरी साहब और वहीद हुसैन साहब। वहीद साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई है या आप कुछ कहना चाहते हैं, मजीद ऐड करना चाहते हैं? आप बात कर रहे थे कि इस वक्त जो गवर्नेंस की और महंगाई की सूरत हाल है, बात आपकी मुकम्मल हो चुकी? जी बिल्कुल, बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस सूरत हाल से अब निकलने के लिए जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट को एक रोल जो है वो अदा करना चाहिए, चूंकि ये जो हजानी कैफियत है ये हमारे मुल्क की मईशत के लिए और हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है इस वक्त जाहिर है कि उसके लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, सजाद मीर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस वक्त कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? उस वक्त तो पता नहीं मैं क्या कहना चाह रहा था, लेकिन इस वक्त मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहीद हुसैन साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं।
और इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है इस मुल्क में ये कई दिनों से, और खास तौर पर इस वक्त सुबह जब ये कासिम सूरी ने ये वर्डिक्ट दिया है, उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली तोड़ने के लिए अपना भेजे एडवाइस, उस वक्त से लेकर इस वक्त जब असेंबली टूट गई है, मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है। मैं मानता नहीं हूँ कि जब उसके ऑर्डर को जो ये कैसे आप कहते हैं आर्टिकल 5 पत्नी क्या कह रहे हैं आप, वो सर मैं आपको पढ़ के सुना दूं, छोटा सा आर्टिकल है, सुन लें, छोटा सा आर्टिकल है, बड़ा सिंपल सर, बड़ा सिंपल है सर। वो कहते हैं लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। अगर वो ऑर्डिनेंस है, आप कहते हैं कि हमारी जो काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने उसको पढ़ा है और इंडोर्स किया है, तो ऐलान कर देते हैं मेरे अजीम वतनों, हम आ गए हैं, क्योंकि इस मुल्क में तो कोई कानून नहीं रहा, इस मुल्क में तो गैर मुल्की लोग आके इंटरवीन कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो अब हमारा काम आ गया। उन्होंने कानून के मुताबिक एक राय दी है। आज भी उनके नुमाइंदे ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ कि इसमें आपका हाथ है, तो उनके नुमाइंदे ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट का मतलब समझती ना आप? ये इमरान खान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो तो इस मामले में कोई दखल नहीं, उनको क्यों शामिल कर रहे हैं आप? वो चाहती है इस मुल्क में जमहूरियत रहे। अदलिया ने भी आज यही कहा कि कोई अदारा जो है वो गैर आईनी इकदाम उठाने की कोशिश न करे, हम इस मामले को कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर लेके आगे चलेंगे। देखिए, ये फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। वजीर आजम को हटाने का एक ही तरीका था पार्लियामेंट के पास कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की जाए। वो किया गया था, वो आपने नहीं होने दिया। लेकिन सर स्पीकर ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया है ना, इसमें गलत चीज क्या है सर? स्पीकर रूलिंग देता है ना। इस्तेहकाक नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही ये बात कि स्पीकर का ये इस्तेहकाक नहीं है कि पूरी असेंबली पर अपने आप को ठोक दे, जो फैसला असेंबली ने करना है वो खुद कर दे। उसके नतीजे के तौर पर इसको मुल्क में हुकूमत नहीं है। सजाद मीर साहब, एक्चुअली हुआ ये है, जवाब दे दे, फिर वो शिकवा करते हैं कि मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दी गई। हम बात समझना भी चाह रहे हैं उनसे। जी सजाद साहब, आपका माइंड सेट एक तरफ सेट है, आपको समझ नहीं आ रही इस मुल्क के साथ। नहीं सर, सुन ले मेरी गुजारिश, सुन ले सर। आई एम द होस्ट हियर, आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। वो आना ही नहीं चाहते प्रोग्रामों में, वो बैठना ही नहीं चाहते, उनका क्या किया जाए? ये बात आपकी 100% दुरुस्त है। आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, और मैं बीइंग अ होस्ट सर, मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैंने दोनों तरफ की बात करूं, सिर्फ एक तरफ की बात ना करूं सर। मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं आपको अकले सलीम की बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि एक शख्स को हक नहीं पहुंचता कि वो फैसला करे जो असेंबली ने करना है। कोई स्पीकर हो या कोई भी हो, सदर को भी हक नहीं पहुंचता कि वो फैसला करे जो उसने आज किया है। अच्छा, फल भी मेरे बहुत दोस्त हैं, सबको मालूम है कि मेरे दोस्त हैं, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने ये फैसला करने में अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं किया, जो आमतौर पर कहा जाता है कि सदर को ऐसी राय देने से पहले अपने माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। माइंड को अप्लाई सर, ये कल रात ही हम तक खबर पहुंच गई थी कि ये हुआ है, और 3-4 लोगों की मीटिंग हुई है। कल रात गए सहरी के बाद वजीर आजम हाउस में या शाहिद बन्नी काला में, वहां पर ये डिसीजन लिया गया है, तो वो इसी में ही शामिल थे जिनके मामले पर आपको अफसोस है। बट आरिफ चौधरी साहब, सर कमिंग टू यू सर, ये जो आर्टिकल 5 है, क्या ये मुकद्दम है सर? आइन के कुछ आर्टिकल्स क्या मुकद्दम होते हैं, या तमाम आर्टिकल्स एक साथ ऑपरेट करते हैं, या उन सब की एक साथ हैसियत होती है, एक तरह की हैसियत होती है? और जो सजाद मीर साहब का पॉइंट है कि अदम एतमाद को डिसाइड किए बगैर आप कोई और आर्टिकल लागू नहीं कर सकते, जो स्पीकर ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया है कि आर्टिकल 5 को मुकद्दम किया है अदम एतमाद वाले आर्टिकल पर। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, जहां तक सज्जाद मीर साहब का ताल्लुक है, वो तो जो कहें मैं उनके सामने बहुत ही प्यार से उन्हें बहुत प्यार करता हूं, और इसका उन्हें भी इल्म है, हमारा जो ताल्लुक आपस में है, और खूबसूरत इंसान है। अब बात यह है कि उनकी अक्ल सलीम के बारे में भी मैं कोई राय नहीं देना चाहूंगा। असल हुआ ये है, पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस हद तक हो चुकी है कि हर शख्स अपनी जो भी राय, जाहिर है कि वो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के ताबे है उसकी राय, तो और जो भी माइंड सेट बनता है वो चीज़ों को, बाकी सारे हालात से मुतासर होता है इंसान। बहुत सारी चीज़ें वो तकलीफ भी देती हैं, इंसान उससे निकलना भी चाहता है। लेकिन मामलात ये है कि ये जो आइन है जिस तरह का ये बना हुआ है, इसमें तमाम आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हैं, और हर एक आर्टिकल को आपने उतनी अहमियत देनी जो है। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी मर्जी की तशरीह करते हैं, हर शख्स जो है अपनी राय को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं देता, सब्जेक्टिव देता है। तो अब मैं आपकी बात, मुझे एक लिहाज से मैं आपकी बड़ी तारीफ करना चाहता हूं कि बहुत सारे दोस्त जो खुद भी एंकर पर्सन है, वो मजबूरियों को नहीं समझते। अगर मैं भी बैठा होऊंगा बतौर एंकर पर्सन के, तो मैं उतना ही ज्यादा नुक्ता नजर मुखालफों का या दूसरों का जो मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता, मैं दूसरों के सामने रखूंगा, और इस तरह रखूंगा कि जिस तरह वो मेरा नुक्ता नजर है, ताकि मैं उस पर बात कर सकूं।
تو اس لیے آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں کہ جو آپ پوچھ رہی ہیں اس میں آپ کو اسی طرح سوال کرنے چاہیے. اب معاملات کیوں لیتے ہیں, چیزیں کیوں سامنے اس طرح ہوتی ہیں؟ اگر تو لوگ بائی دا بک جائیں سارے کے سارے, ٹھیک. تو پھر چیزیں بگاڑ نہیں ہوتا. ٹھیک. اب وہ یہاں آپ کو میں تھوڑی سی مثال دے دوں تاکہ بات یہ سارا دن چلتی رہی ہے, تھوڑی سی نئی بات بھی کر دوں. اب اس حد تک لوگ آگے چلے گئے ہیں کہ ہماری اپنی بات, آپ کے صحافیوں کو تو کہا جاتا تھا کہ جی وہ فلاں پارٹی بن گیا اور فلاں پارٹی, ہماری اپنی بار ایسوسی ایشن, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ہماری پاکستان بار کونسل, جن کا سیدھا کام یہ تھا کہ وہ ان معاملات میں اب نہ جاتے جب تک کہ انہیں کہا نہ جاتے, اسپیشلی ہمارے مینڈیٹ کے علاوہ, چونکہ ان کا ڈے ٹو ڈے, لیکن وہ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ پارٹیزن ہو گئے. ادروائز آپ مثلا میں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہوں تو آپ کو میری قانونی رائے کا بھی احترام نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری قانونی رائے جو ہے وہ تابع ہوگی اس پارٹی کی رضامندی کی, اس کی خوشنودی کے, اور میں یہ اسے اتنا بڑا گناہ سمجھتا ہوں. میں ہو سکتا ہے کہ میری رائے جو ہے وہ قانونی طور پر بہت صحیح نہ ہو, لیکن میں بالکل حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز میری سمجھ میں آتی ہے اسے میں بغیر کسی یعنی ان معروضی حالات سے متاثر ہوئے میں اسے بیان کروں. اب یہاں اس چیز کو ضرور دیکھ لیں کہ یہ جو سیکیورٹی کونسل کا معاملہ ہے, نیشنل سیکیورٹی کونسل, اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ جی نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ ورڈکٹ دے دیتی اور یہ کہہ دیتی کہ جناب ایسا نہیں ہوتا, ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملکوں کی سلامتی کی ذمہ دار ہوتی ہیں. پولیٹیکل پروسیس, پولیٹیکل پولرائزیشن چلتی رہتی ہے, ایک گورنمنٹ آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے, لیکن ہر جگہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ بالکل کوشش کرتی ہے کہ کوئی ایسی صورت, آپ نے ماضی میں بھی دیکھ لیا کہ اس طرح کی باتوں کے ہمیں کتنے نقصانات ہوئے ہیں. لہٰذا وہ ایک متاثرہ فریق کے طور پر تو کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب, لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ انہیں کنڈیم بھی کیا اور ان کی سرزنش بھی کی. اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ اور انہوں نے اس چیز کو کسی نے اگنور نہیں کیا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہوا. تو اب یہی بات ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی آرٹیکل 5 کا حوالہ انہیں بھی اس انداز میں نہیں دینا چاہیے, کیونکہ آرٹیکل 5 کی جگہ آرٹیکل 120 جو ہے وہ ہوتا ہے بغاوت کے معاملے میں. یعنی حکومت کا تختہ الٹنا بغاوت ہے, ملک کے ساتھ آئین کو ایبروگیٹ یا سیبروگیٹ. آپ نے تو وہ ساری تحریک میں مجھے پتا ہے کہ کتنی آپ ایکٹیو تھی صبح شام, یعنی جو ایبروگیشن والی بات تھی, سبورشن والی بات تھی. تو اب وہ سبورشن والی بات نہیں ہے, ہم ہر جگہ آرٹیکل 5 یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 5 کی جگہ آرٹیکل 120 کوٹ کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو, یا وہ زیادہ 120 بغاوت, یعنی یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے, سازش کے زمرے میں آتا ہے کہ بغاوت کی جائے حکومت کا تختہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے الٹنے میں. تو اس کی اگر آپ وہ بھی کہہ دیتے تو وہ بھی درست ہوتا. چونکہ یہ قرارداد کے معاملے میں جہاں تک آپ دیکھیں بہت مشکل مرحلہ ہے اس وقت پاکستان کے لیے بھی, اور یہی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کو بہت جلد فیصلہ کرنا چاہیے, بہت جلد فیصلہ کرنا چاہیے. میں واپس اس ٹائمنگ پر بھی آپ کی طرف آؤں گی, لیکن وحید حسین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے جا کے جو ایک خط, مبینہ مراسلات, دھمکی آمیز, اب یہ جب ایک کھل گیا ہے پنڈورا باکس, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خط سپریم کورٹ میں آئے گا, پریزنٹ کیا جانا چاہیے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ موجود ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی حلف کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. اب ہر چیزوں کے درمیان دو ایکسٹریمز کے درمیان لگتا ہے معاملہ پھنس گیا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ اب یہ تو آئی کانٹ سے کہ سپریم کورٹ کے جو معزز ججز جو ہیں, ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اس سارے پروسیجر کو اور پروسیڈنگ کو لینتھی کرنا ہے تو پھر تو اس کے اوپر آپ اس خط کو بھی بلائیں گے, پھر اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے, پھر جس نے یہ مراسلہ لکھا ہے آپ ڈاکٹر اسد مجید جو ہیں آپ ان کو بھی پھر بلانا پڑے گا, پھر ان سے بھی آپ کو تفصیلات ساری جو ہے وہ لینی پڑے گی کہ یہ کس حد تک پاکستان کے اندر رجیم چینج کے حوالے سے یہ ایفرٹ کی گئی. بٹ ایک چیز کو ذہن میں ایک بار معاملہ سیٹل نہ ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی, کہ اصل ہے کیا, دھمکی ہے بھی کہ نہیں ہے, تاکہ تحقیقات ہو جائیں سپریم کورٹ کے اندر ہی. تو یہ تو پھر اس کو گورنمنٹ کو چاہیے تھا نا کہ 7 کو جب یہ آیا تھا تو یہ اس کو لے کے چلے جاتے وہاں پہ. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ جو ہے وہ کیوں لیٹ بلائی گئی؟ کیا اس کے اندر بدنیتی شامل نہیں تھی؟ سپریم کورٹ کے اندر اس معاملے کو کیوں نہیں لے کر جایا گیا؟ کیا اس کے اندر بدنیتی شامل نہیں تھی؟ بیکاز گورنمنٹ وانٹیڈ کہ ان کو یہ معلوم تھا پچھلے چند
महीनों से, बल्कि जाहिर है कि गवर्नमेंट खुद, प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बगैर तैयारी के हुकूमत में नहीं आना चाहिए, और ये बात आप 3 सालों के बाद जब आप करेंगे तो फिर आपकी जो गवर्नेंस है, आपकी जो डिलीवरी सिस्टम है, आपकी जो गवर्नमेंट का जो नज्म ज़ब्त है, वो फिर सामने नजर आ जाता है ना। आप पंजाब के अंदर आज देखें ना, इन्होंने क्या किया है। चौधरी सरवर ने इनकार कर दिया जी कि मैं कोई गैर आईनी काम नहीं करूंगा, उसको उन्होंने उठा के बाहर फेंका। और एक ऐसा बंदा, उसको मैं पिछले कई सालों से जानता हूं, जिसका नाम है उमर सरफराज चीमा, उस बेचारे को इन्होंने बिल्कुल खुडे नैन लगाया हुआ था कई सालों से। वो मिन्नतें इनकी करता रहा कि मुझे जो है गवर्नमेंट 3.5 साल पौने 4 साल हो गए हैं, उसको सेनेट का टिकट भी नहीं मिला, अचानक से उसको बिठा दिया। और नाउ आई बिलीव कि उसको भी जो है ना कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए वहां से उससे जो काम अब वो एज अ गवर्नर करवाएंगे। बट एनी हाउ, सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट को अगर इस तरह की कोई चीजें थी, फिर देखें ना, गवर्नमेंट एंड द स्टेट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आप गवर्नमेंट की जो है चीजों को वो रियासत के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी यानी बयानिया कौन सी पूरे चीजें गवर्नमेंट की रियासत के साथ मिलाई जा रही है? अब वो कहते हैं जी कि बाहर से हमारी गवर्नमेंट को जो है वो टॉपल डाउन करने की कोशिश की गई। हाँ। लेकिन वो साथ ये कहते हैं कि मुल्क की सलामती जो है वो खतरे में है। मुल्क की सलामती अगर खतरे में है तो फिर सिक्योरिटी नहीं, देखिए ना, अगर तो बाहर से कोई बैरूनी साजिश हो रही है तो फिर जाहिर है वो मुल्क की सलामती से तो उसके ऊपर पहले काम करते ना, चाहे वो पहले काम करते हैं उसके ऊपर। फिर उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आपने क्यों मदद किया OIC के इजलास के अंदर, जो कि 21 और 22 को हुआ है? आप कहते जी कि चूंकि आप तो हमारे मुल्क के खिलाफ अमेरिका से जंग शुरू कर देते। नहीं, मैं फिर ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं ना कि आप कैरेट एंड स्टिक अपनाते हैं। अभी जो कुछ आप कर रहे हैं, मतलब आप, हमने कब कहा है कि आप अमेरिका से या किसी भी मुल्क से आप जंग छेड़ दें या जंग करें? बट आपने अब जो आप कह रहे हैं जी कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरवीन कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है, तो आप फिर उनको किसी ना किसी तरीके से पैगाम तो आपने देना था। तो वो एहतजाज कर लिया ना, दफ्तर खारजा में बुला के तलबी चार्ज अफेयर्स की। तो फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम को क्यों आप डिरेल कर रहे हैं? और इसको क्योंकि बुनियादी ये हुकूमत कहती है कि ये बैरूनी साजिश है, बैरूनी फंडिंग पे बेस कर रही है अदम एतमाद। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखे ना, वो उस वक्त फिर के मेरे ही सवाल पे आ रहे हैं। नहीं, उस वक्त उनको याद आया प्रोड्यूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सुप्रीम प्रोड्यूस। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको मंगाती है, उसको बुलाती है, उसको तलब करती है, तो वैसे जो है लेटर नहीं आएगा, बल्कि लेटर को लिखने वाला भी वहां पे मौजूद होना चाहिए। सजाद मीर साहब, सर आप क्या समझते हैं कि अब ये जब पेंडोरा बॉक्स खुल ही गया है तो क्या खत भी आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर साफ खुल? अच्छा मामला है, वो अलग मामला है, उसको अलग भी करना चाहिए था। अगर कल तो हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी काउंसिल है ही नहीं, वो काबीना की सिक्योरिटी कमेटी है। सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया था, कई बार आया था, लेकिन उसको कभी फुलफिल नहीं किया गया। बाकी ये काबीना की सिक्योरिटी कमेटी है जिसमें तमाम तीनों आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी बैठते हैं और फैसला करते हैं। उनको बैठा के खत दिखाया गया है, इसकी हैसियत भी पहले और है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये फैसला करना कि ये खत की हैसियत क्या है, ये ठीक है गलत है, इसके लिए आप बना लें, कोई इंक्वायरी करा ले। फवाद चौधरी ने कहा था कि हम इंक्वायरी नहीं कराना चाहते क्योंकि इससे फसाद का खतरा है, इससे हमारे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। पहले आप अमेरिका का नाम भी नहीं लेते थे, फिर आपने एक्टिंग की जैसे आप नाम नहीं लेना चाहते थे, ऐसे मुंह से निकल गया। फिर शाम तक आपने नाम ले लिया, फिर अगले दिन सुबह उनके सफीर को बुलाकर प्रोटेस्ट भी कर दिया। और उसके दरमियान ये वहीद हुसैन ठीक कह रहे हैं कि आपने उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बुलाकर अपनी OIC मीटिंग में बुला लिया और फिर आप उसके साथ मुसलसल कोऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान के मसले पर। तो साहब ये खामखा का एक इल्जाम लगाना अपने इक़्तिदार को बचाने के, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए दुरुस्त नहीं है। जो अदालतों में फैसला होना है वो तो ये होना है कि क्या असेंबली के अंदर इस तरह एक शख्स डिप्टी स्पीकर हो या स्पीकर, अच्छा आर्डर जारी किया गया स्पीकर के नाम से जी, डिप्टी स्पीकर ने पढ़ भी दिया स्पीकर का असद कैसर पढ़ा डिप्टी स्पीकर ने। हाँ। और उसमें यह भी आता है कि फवाद चौधरी साहब की बात ठीक है, स्पीकर साहब तो वहां मौजूद नहीं थे, आर्डर आप उनके नाम से पढ़ रहे हैं और इसमें यह कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब की बात दुरुस्त है, इसलिए मैं ये फैसला करता हूँ, असद कैसर फलाना फलाना फलाना। तो देखिए ये सारा एक तरह का प्लान स्क्रिप्टेड चीज है जो आपने की है। आप ये चाहते थे कि नो कॉन्फिडेंस की मोशन असेंबली में ना आए। देखिए ये फैसले आप पार्लियामेंट पर रहने दें कि आपके हुक्मरान कौन चुनते हैं। इस मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमारे जो वज़राए आज़म अदलिया के फैसलों के तहत जहां से गए थे वो भी मुनासिब नहीं था। ये अदलिया के फैसलों से नहीं जाने चाहिए थे, ये पार्लियामेंट के फैसलों से जाने चाहिए थे। और अदलिया को भी अगर यह हक दे दिया जाए कि वो किसी हुकूमत को कायम रख सके या खत्म कर सके तो ये मुनासिब नहीं होगा।
चेंज आए के मैं तो ये कहा करता हूं कि तारीख के फैसले जो हैं अदालतों के फैसलों के मोहताज नहीं हुआ करते। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से फैसले हुए हैं जो अदालतों ने किए हैं और तारीख ने उन फैसलों के खिलाफ फैसला तो सज्जाद साहब, अब आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए या ये मामला वापस पार्लियामान में आना चाहिए? और जिस तरह की अब हुकूमत कह रही है कि 90 दिन में इलेक्शन करवा देंगे, तो सर इलेक्शन में चले जाए ना फिर सारे। इलेक्शन ही गैर कानूनी हो गया ना जी। इलेक्शन कौन कराएगा? जिस शख्स ने असेंबली तोड़ी है उस पर तो नो कॉन्फिडेंस की मूव आई हुई है। आप कहते हैं हमने खत्म कर दी है, खत्म कर दी तो असेंबली तोड़ दी है। मसला ये है कि उसका ये सारा इकदाम जो है गैर कानूनी साबित होगा। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं तो इसके सियासी और लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं दोनों डिस्कस करते हैं कि अगर इन केस सुप्रीम कोर्ट रेफर कर देती है मामला वापस पार्लियामान को, कौमी असेंबली तहरील है, निगरान हुकूमत का आना बहुत जरूरी है। निगरान हुकूमत के लिए लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए, जो कि इमरान खान एंड शहबाज शरीफ हैं। क्या ये दोनों आपस में बैठ पाएंगे? इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है तो चीजें बहुत गंभीर हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक आईनी बहरान है। कुछ मजीद सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे ट्रांसमिशन में आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में इस वक्त ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, वहीद हुसैन साहब। थोड़ी ही देर में हमें अली मुमताज साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। ट्रांसमिशन आज हम स्पेशल कर रहे हैं, न्यूज़ वन की स्पेशल ट्रांसमिशन है जो आज कौमी असेंबली में हुआ है, जिसके बाद कौमी असेंबली तहरील कर दी गई और इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में है। देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। कल 1 बजे फिर समात है। आरिफ चौधरी साहब, कमिंग टू यू, जो हम एक बात कर रहे थे टाइमिंग के हवाले से, जो मैंने सलमान अकरम रारा साहब से भी सवाल किया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए डिले कर दिया है? इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है, अपोजिशन के मुताबिक आइन तोड़ा गया है, तो आप समझते हैं कि इतनी ज्यादा अर्जेंसी नहीं थी कि इस मामले को कल तक पेंडिंग कर दिया गया? ये टाइमिंग दुरुस्त है, इसको मजीद लटकाया जा सकता है या कल ही फैसला आ जाना चाहिए? कल नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि जितनी मर्जी मुश्किल हो, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अदालतों में एक तरीक़ेकार है और तरीक़ेकार यह है कि मुतासरा फरीक को नोटिस देना जरूरी है। गवर्नमेंट को सुने बगैर फैसला नहीं हो सकता। और सुनने से मुराद ये है कि जब तक वो अपना नुक्ता नजर पूरे तौर पर पेश नहीं कर लेते, अदालत कह सकती है कि जी इतने अरसे में अपने आप दलाइल मुकम्मल करें और दूसरी पार्टी आप इतने अरसे में वक्त में अपना केस पेश करें। लेकिन सर ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस तो नहीं है ना? इस वक्त तो असेंबली तहलील हो चुकी है और अपोजिशन कह रही है आइन तोड़ा गया है, तो ये कोई नॉर्मल मामला तो नहीं है इस वक्त? नहीं, मामला नॉर्मल या गैर एब नॉर्मल की बात नहीं है। हाँ। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसाइड करना है तो उन्होंने, यानी कोर्ट ने जब डिसाइड करना है तो उसने सुने बगैर, यही तो कानून का रूल ऑफ लॉ इसे कहते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसे कहते हैं कि जब तक आपने, और फेयर ट्रायल भी इसे कहते हैं, तय भी यही है कि जब तक आप किसी को सुन नहीं लेते उस वक्त तक फैसला नहीं कर सकते। अब एक नुक्ता नजर है अपोजिशन का, वो कह रही है कि जनाब ये चूंकि मखसूस था, रिक्विजिशन मूव हुई थी और उससे हट के बात नहीं हो सकता था और वोट हो जाना चाहिए था। दूसरी तरफ उनका मौकफ ये है गवर्नमेंट का कि जी नहीं, वोट नहीं हो सकता था क्योंकि ये मोटिवेटेड थी और फॉरेन यानी इंस्पिरेशन पे या फॉरेन साजिश के। आरिफ साहब, आपके नजदीक कितने दिनों में ये मामला जो है निमट जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, या निमट सकता है? नहीं, दिनों का तयन हम कभी भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट हर सूरत इस मामले, क्योंकि आसान मामला है नहीं, मामला मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, एक नई सिचुएशन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी नहीं कर सकती कि कहे कि नहीं जी हम नहीं सुन सकते, क्योंकि मामला अब स्वाय सुप्रीम कोर्ट के और कोई हल कर नहीं सकता। पार्लियामेंट की तरफ जाएगा तो फिर भी पार्लियामेंट की तरफ भी उस सूरत में भेज सकते हैं जब ये उसे पार्लियामेंट वो एग्जिस्ट करती हो, यानी, और उसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगी कि भी पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है, और पार्लियामेंट अगर एग्जिस्ट करती है तो वहां फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। और अगर पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती और उसके एग्जिस्ट होने, करने या ना करने की वजूद जो है, अगर जो जस्टिफिएबल है तो फिर अदालत जो है उसे कहेगी। यानी कि ये तासुर लिया जाए कि बज़ाहिर प्राइमा फेसे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया है कि जिस वक्त कौमी असेंबली एग्जिस्ट नहीं कर रही, और सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया कि वज़ीर आज़म खान के जो इकदाम हैं वो इस वक्त तक तो सस्टेन कर रहे हैं, बाद में उस पर फैसला होगा कि नल एंड वाइड करना। ऐसा कतन नहीं है कि इसे देखे, मैं आपको अर्ज करूं, इस वक्त कोई भी इसकी हैसियत कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि केस को सुनना
ये तो जब एक इतना इससे ज्यादा मैं आपको अर्ज करूं कि फंडामेंटल राइट्स का और पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस और कोई हो नहीं सकता कि लोगों का फंडामेंटल राइट है कि वो यानी उन पे जो गवर्न किया जाए वो कानून के मुताबिक किया जाए। और अब पब्लिक इंपॉर्टेंस इससे बड़ी हो नहीं सकती कि पाकिस्तान जो है उसको इस वक्त लिम्बो में आ गया, क्राइसिस में आ गया, फियास्को में आ गया। तो इसलिए इसे तो सुनना है और नोटिस, यानी यहां तक कि आप देखें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज, जबकि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतवार को इसकी हियरिंग करे, और उन्होंने इस टेक्निकलिटी को पूरा करने के लिए कि चूंकि नोटिस देना है तो इसलिए उन्होंने आज, इससे पहले आई थिंक इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी एक दफा इतवार को जो है वो अदालत लगी थी किसी मामले पे, मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल वो आपको ज्यादा याद होना चाहिए। उस वक्त आप बहुत कवर करती थी उसे, यानी सुप्रीम कोर्ट को, तो अदालतें देर तक रात को भी लग जाती थी अदालतें, लेकिन जो देर मतलब उसमें टाइमिंग का नहीं, उनकी अपनी मर्जी होती थी कि जब तक वो चाहे सुने। लेकिन जब नॉर्मल ऐसा नहीं है, नॉर्मली कोर्ट जो है वो फंक्शन करते। हाँ जी, तो इसको मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंस हासिल है, लेकिन फैसला बाहर से सुन के होगा दोनों फरीक। ठीक है, यानी कि उस वक्त तक पाकिस्तान में एक बहरानी कैफियत, आपको मैं करूँ खत जरूर आएगा रिकॉर्ड पे उसकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के जेहन में ये हो ना, उसकी वजह ये कि उन्होंने अगर जस्टिफाई करना है तो वो उसी खत की बुनियाद पर जस्टिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज तो उनका फिर केस नहीं बनता ना। केस तो वही है जिसकी। राइट। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया अली मुमताज साहब ने, सीनियर सहाफी है, तज्जियाकार न्यूज़ वन पे अपना प्रोग्राम करते हैं। अली, आपने चूंकि हमें 8 बजे ज्वाइन किया, 7 से 8 के दौरान हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपकी राय क्या है जो आज कौमी असेंबली में हुआ है, ये हुकूमत का सरप्राइज है ऑपोजिशन को, या जो ऑपोजिशन कह रही है कि ये सिविलियन कू है, क्या है आपके नजदीक? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें इस लम्हे पे ऐसे मौके पे जाना पड़ा, और आखिरी रोज के जब वोटिंग होनी थी उस वक्त हुकूमत को इस किस्म का एक प्लॉय, एक हथकंडे के तौर पे उसको इस्तेमाल करना पड़ा। और ये बिल्कुल एक सरप्राइज इस एलिमेंट का था कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस की जा रही थी कि जी इस्तीफे तैयार हो गए हैं, इस्तीफों पर दस्तखत हो गए हैं। कमर जमान कायरा साहब ने भी कहा, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी कहा कि जी ठीक है, अगर इनको शौक है इस्तीफे दे दें तो उसके बाद बाई इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे और बाई इलेक्शंस करवाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन ये किसी ने सोचा ना था कि इस लाइन पर भी हुकूमत चल सकती है। और वो शायद थोड़ा सा हमें एक हिंट वहां से मिल जाता है कि जब कल सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई कि ये चूंकि मामला कौमी सलामती का है तो इस पे एक कमीशन कायम किया जाए, जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस उसमें उसका हिस्सा हों या मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं वो इसका हिस्सा हों। और उस पर कल कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उस पिटीशन को मुस्तरद करते हुए जो वजूहात बयान की गई उसमें सबसे आखिर में आइन के आर्टिकल 69 का जिक्र है, और उसमें यह कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। और यही उसको बेस बनाया गया, और बेस बनाकर फिर आज फवाद चौधरी साहब और फिर उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने उस पर अमल करते हुए उस सारी प्रोसीडिंग को ही मुस्तरद कर दिया। तो गवर्नमेंट ने जो किया ये बिल्कुल एक लास्ट रिजॉर्ट था, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि गवर्नमेंट को ये नजर आ रहा था कि उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं, और अगर वोटिंग होगी और वोटिंग में अगर जो बागी अराकीन हैं जो दूसरी तरफ गए हैं उनके वोट्स ना भी शामिल किए जाएं तो फिर भी ऑपोजिशन के पास नंबर्स मौजूद थे। और एक ऐसी आईनी बहस छिड़ गई है जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। हमारी मौशी सूरत हाल क्या है, और हमें इस लम्हे पे जाने से पहले, जब सब चाह रहे हैं कि इलेक्शंस हों और सबका मकसद भी यही है, तो इलेक्शंस पे पहले ही चले जाना चाहिए था, ताकि ये 3 माह का जो वैसे इंटरम सेटअप एक तरह से होना था कि गवर्नमेंट ने आना था, 3 माह के लिए काम करना था, फिर उसके बाद असेंबलीज को डिसॉल्व कर देना था। अब भी वही 90 दिन का टाइम है, तो अगर ये पहले सब हो जाता तो हमें इसकी नौबत ही ना आती। लेकिन मसला ये है अली साहब, मसला ये है कि हर कोई अपने टर्म्स पे फ्रेश इलेक्शन चाह रहा था। अपोजिशन चाह रही थी कि हम वोट आउट करके इलेक्शन की तरफ जाएं अपनी टर्म्स पे, अपनी गवर्नमेंट बना के, जबकि इमरान खान कहते मैं हुकूमत रियासत का है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, नुकसान तो रियासत का है। बिल्कुल दुरुस्त। सियासत सब अपने कर रहे थे, हर कोई अपना अपना एजेंडा लेकर चल रहा था, हर किसी को अपनी इक्तदार का नशा है, हर कोई चाह रहा था कि जी हम अपना प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी गवर्नमेंट वो चाह रहे थे कि जी हम किसी तरीके से कंटिन्यू करें। पीएमएलएन के अपने मोटिव्स थे, पीपल्स पार्टी के अपने थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के अपने थे, एमकेएम के अपने थे। तो हर कोई अपना अपना सियासी जो गोल है उसको अचीव करने पर लगा हुआ था कि जी आएंगे, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान नहीं हैं उनको 2 को रख दिया जाएगा, फिर उसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर ली जाएंगी। ये मकसद था ऑपोजिशन का। और गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि जी अब जब हमने एक हाइप क्रिएट कर दी इस लेटर के इर्द गिर्द, जिस पर अब ये भी कहा जा रहा है, मैंने हामिद मीर साहब को ये कहते हुए सुना कि जी ये जो लेटर है, इस लेटर में अमेंडमेंट्स की गई हैं, ये वो ओरिजिनल लेटर नहीं है जो कि मौसूल हुआ था।
अब इस पर भी जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो इस पर ना सिर्फ ये कि क्वेश्चन होना चाहिए, बल्कि जिनकी तरफ से लेटर आया है, जिन एम्बेसडर की तरफ से, उनको भी बुलाया जाना चाहिए। अभी आप वो टाइम की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अगर इसको मजीद इन डेप्थ जाके इसकी तहकीक की जाएगी तो फिर तो एम्बेसडर साहब को भी बुलाना होगा। और जो भी अदालतों की बात हो रही थी कि जी अदालतें इतवार को नहीं लगती या अदालत इससे पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है, इफ्तिखार चौधरी साहब की बात हुई, तो वो उन्होंने जब किया था तो वो पीसीओ जजेस का मामला था, तब उन्होंने किया था। तो अब ये जो करंट सिचुएशन है, ये उस वक्त भी आइन तोड़ा गया था ना अली मुमताज साहब, उस वक्त भी आइन तोड़ा गया था ना, तो अभी भी अपोजिशन कह रही है कि जी आइन तोड़ने के मुतरादिफ ही ये काम किया गया है। यानी कि आप समझते हैं कि इस खत को, मुबैना मरासला खत जो भी है, इसको सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि असल हकीकत क्या है कि जो पिछले एक हफ्ते से लेकर एग्जैक्ट एक हफ्ता पहले जलसे में इस लेटर का जिक्र हुआ था, अब एक हफ्ता हो गया उस बात को, और तब से गवर्नमेंट इसी लेटर को बुनियाद बनाकर अपने बचाव पर लगी हुई है। इसकी असल हकीकत को पता चलना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन भी आई बिलीव यही चाहेगी कि असल जो इसके हकायक है वो सामने आए, वरना इस बात को लेकर, लेटर और गद्दारी की बात को लेकर लोग महंगाई वगैरह ये तमाम चीजों को भूल गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी हम चाहे कुछ भी हो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक ठीक सिराज मीर साहब, सर वापस कमिंग बैक टू यू, लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उन सबको एक साइड पे रखते हुए जहां पर इस वक्त सूरत हाल पहुंच गई है पाकिस्तान की, यहां से आगे आप इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर के लिए आ सकते हैं? क्या दोबारा उनको 2/3 अक्सरियत के साथ वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? ये तो एक अलग सवाल है, लेकिन मसला ये है कि इस पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। यानी कि इस सिचुएशन के बाद जो सिनेरियो बनता है उसमें लोगों को परेशानी इस बात की है कि हमारी मईशत जो पहले ही तबाह हो चुकी है, हमारी खारजा पॉलिसी जो पहली डामाडोल है, जिसकी वजह से कई मसाइल पैदा हो गए हैं, और आज के वाक़े के बाद उससे मजीद मसाइल पैदा होंगे, इन सब चीज़ों का क्या बनेगा? यानी कि इन चीज़ों सबका ताल्लुक हमारी सलामती से है, हमारी सिक्योरिटी से है। गरीब आदमी की जिस तरह जिक्र हो रहा है, क्या हालत है? ठीक है, अदालतें एतवार को नहीं खुलती, आमतौर पर कहा जाता नहीं खुलना चाहिए, लेकिन जब इंसाफ की जरूरत हो तो खुलना भी चाहिए। यानी कि वो जमानत तो नहीं है। आरिफ चौधरी साहब कह रहे थे कि सुनकर ही फैसला किया जाएगा, ठीक कह रहे थे। ये कुछ जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत थोड़ी है कि चुटकी बजाते ही आइन की चिक को भी मुअत्तल कर दे और दूसरी चिक को मुअत्तल करने लगे तो फिर हंगामा हो जाए। नहीं, ये हम कभी आज तक किसी ने कोर्ट नहीं किया कि सज्जाद अली शाह ने क्या किया है। हमेशा यही कोर्ट करते हैं कि सज्जाद अली शाह के साथ क्या हुआ है। यानी अगर तारीख दान कोई होता है तो उसे तस्वीर का हर कुछ देखना पड़ता है। आज भी जो सूरत हाल है वो ये नहीं है कि लेटर आया है, लेटर आया था तो उसको कैसे डील किया जाना चाहिए था, लेटर आया था तो क्या उसको पब्लिक करना चाहिए था, लेटर आया था तो उसको किस फोरम पर डिस्कस करना चाहिए था, लेटर आया था तो क्या उस लेटर की बुनियाद पर 1 मिनट में चुटकी बजाते ही एक आदमी के कहने पर दूसरे आदमी के एक लिखा हुआ ऑर्डर पढ़ने पर क्या असेंबली डिसॉल्व हो जाती है? वो असेंबली जो हुकूमत बनाती है वो इस तरह डिसॉल्व हो जाती है। सज्जाद साहब, ये डिबेट कहीं और जा रही है। मेरा सवाल तो वज़ीर आज़म इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से था कि आप क्या देखते हैं उनका सियासी मुस्तकबिल? आप समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी पीक पे जा रही है? एक बार फिर और कहीं और जाती नजर आती है। मैं जब इस मौजूद पे आता हूँ आपकी डिबेट कहीं और जाती नजर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं, मैं अपने सवाल की तरफ आपको वापस लाने की एक कोशिश कर रही हूँ सज्जाद मीर साहब। खुद एंकर हूँ, 50 साल से एंकरिंग कर रहा हूँ, मुझे आप क्या समझाएंगी? मैं आप जो बात आपसे जो करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि सवाल ये है कि क्या असेंबली के स्पीकर को इस बात का हक पहुंचता है? सर ये डिबेट हमने कर ली ना, सर ये डिबेट हमने कर ली। मैं तो सवाल कर रही हूँ कि व्हाट नेक्स्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये सवाल। चलिए फिर आगे किसी और से सवाल कर लीजिए। नहीं सज्जाद मीर साहब, आपसे ही सवाल है, आप मेरे सवालों से खफा क्यों हो रहे हैं सज्जाद मीर साहब? मैं खफा नहीं हो रहा, आप इस बात पे आके चिढ़ती क्यों है? किस बात पे? आपका ये नहीं सज्जाद साहब एक मिनट, सज्जाद साहब एक मिनट, सज्जाद साहब एक मिनट, आप मेरे सीनियर हैं। सज्जाद साहब एक मिनट, आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन बड़ी रिक्वेस्ट के साथ कि पर्सनल अटैक ना करें। आपने पहले भी मुझ पे कहा कि आपने एक जहन बना लिया है, आपने पहले भी मुझे कहा कि आपने एक जहन बना लिया है। मैं इस वक्त होस्ट की सीट पे बैठी हूँ, एनालिस्ट की सीट पे बैठी होती तो मामला डिफरेंट होता। मैं होस्ट की सीट पे बैठी, मैं आपको बार बार सवाल की तरफ ला रही हूँ। डिबेट को एक मौजू की तरफ रखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे सवाल का जवाब दे दें। ये सही जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप मुझ पर पर्सनल अटैक ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। आपने पहले भी कहा कि आपने एक जहन बना लिया, अब आप कह रहे हैं कि आप चिढ़ते क्यों हैं? सवाल करना मेरा हक है, सवाल दोहराना मेरा हक है, मैं दोहराती रहूंगी जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा। के बारे में जांचना जो है असेंबली के स्पीकर का काम नहीं है। आप अड़ जाती हैं इस बात पे। क्या मुझे ये कहने का हक नहीं पहुंचता? आपको बेशक हक पहुंचता है, लेकिन मुझे डिबेट को आगे बढ़ाना है ना। डिबेट स्टैग्नेंट हो जाएगी एक पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हम डिबेट कर चुके हैं। मेरी गुजारिश आप नहीं सुन रहे हैं सज्जाद मीर साहब।
मैं सवाल को बार बार रिफ्रेस कर रही हूँ। चले आप जो जवाब देना चाहते हैं, आप मेरे सवाल का जो जवाब देना चाहते हैं सिराज मीर साहब दे दें। क्या पूछना चाहती है, मुझे पता चले क्या करना चाहती है। सिराज मीर साहब आपको जो जवाब देना है मेरे सवाल का आप दे दीजिए। मुझे पता नहीं आपने क्या पूछा है। आप जो भी कहना चाहते हैं, खत के मामले पे कहना चाहते हैं, बेशक फरमा दीजिए, कह दीजिए। नहीं, मैंने कह दिया जो कहना कह दिया मैंने। अच्छा ठीक है, वहीद हुसैन साहब आपके पास ये सवाल लेके आती हूँ। आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का इसके बाद मुस्तकबिल, क्योंकि हुकूमत का ये दावा है कि यहाँ से आज के बाद हमारी मकबूलियत पीक पे पहुंच गई है, हम 2/3 अक्सरियत के बाद आएंगे, जबकि अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि हमने आर्टिकल 6 लगाना है, वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल भेजना है। मुस्तकबिल क्या हो सकता है इमरान खान का? देखिए, 2-3 चीज़ें जो है उनको जो रिसेंट पास में हुई हैं उनको जहन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि वज़ीर आज़म को जैसे वो 12 इनडायरेक्टली ये कह चुके हैं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि ये लोग काफ़ी अरसे से जो है वो लंदन प्लान की उन्होंने बात की। इवन यहाँ तक कि नवाज शरीफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का नाम उन्होंने लिया कि वो इस सारे के सारे साजिश के अंदर वो शामिल हैं। सो एक नैरेटिव आप देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ही डिसाइडेड कि जी अब आपको याद होगा कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब अब जलसे करेंगे और हमने स्केड्यूल जो है बना लिया है। तो वहां से हुकूमत अपना इमरान खान साहब ने एक जहन बना लिया था, एक यानी कौम को नए इलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए, बिकॉज ही न्यू कि उनके अपने लोग, बिकॉज 2-3 चीजें, एक तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत वीक रही, उनकी मुल्क के अंदर जो महंगाई थी उससे आवाम बहुत ज्यादा परेशान थी, और तीसरी बात यह है कि उनका जो अपना रवैया और उनका जो अपनी डीलिंग थी अपने मेंबरान से और अपने इत्तेहादियों से, वो इतनी कोई अच्छी नहीं थी। पहली दफा वो, आपको पता है कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान MQM के पास कराची गए, इसी तरह चौधरियों के साथ जो है वो मिलना भी नहीं चाहते थे, उनके पास उनको जाके उनके घोड़ों को उनको पकड़ना पड़ा उनको, जस्ट टू सेव हिज गवर्नमेंट। तो अब चूंकि एक उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस, महंगाई, ये सारी चीजें हकीकत है जिससे गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया है। ठीक, आप खुद कह रही हैं कि आज लोग जो है, देखे ना, वो जब जाते हैं जलसों में तो क्या इस्लामाबाद के जलसे में उन्होंने क्या बात की, या KP के अंदर जाके जो जलसे किए, या पंजाब के कुछ जलसे, वो कहते थे हम आजाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं रहना चाहते। सो ही वांट टू टेक दिस इंटायर डिबेट, आने वाले इलेक्शंस, और इलेक्शंस की बात आप देखें, शेख रशीद की पिछले 4-5 दिनों की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उसके अंदर वो यही बात करते रहे। सक्सेसफुल, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। उसकी वजह यह है कि एक इंटरिम सेटअप आना है, 3 महीने का बीच में गैप आना है, उस दौरान अवाम के साथ इनकी इंटरेक्शन क्या होगी। और अभी जो चूंकि जो KP के बाकी इजला के अंदर जो इनका नतीजा आया है उसमें इनकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर हुई है, तो इससे ज्यादा PTI ये फील करती है कि उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा मिला है कि हमारा जो बयानिया वो बिक रहा है। बट मैं आपको ये बात बता दूं कि जो लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन है और जनरल इलेक्शंस जो होते हैं उनका मूड बिल्कुल डिफरेंट होता है। जनरल इलेक्शंस का जो एजेंडा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो देयरफॉर अब कराची के अंदर भी आप देख लें कि MQM जो है वो रिवाइटलाइज होकर सामने आएगी, क्योंकि PTI जो है कराची में भी डिलीवर नहीं कर सकी। सो आई डोंट थिंक कि जो, और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिल्कुल जस्ट फ्यू सेकेंड, कि जो सपोर्ट जिसकी अपोजिशन बात करती रही है 18 में थी, शायद उस किस्म की सिचुएशन अब आने वाले इलेक्शंस में PTI को न मिल सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पर डिबेट को मजीद आगे जनरेट करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे। अली मुमताज साहब से सवाल करूंगी, इसके अलावा सज्जाद मीर साहब, आरिफ चौधरी साहब, वहीद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 की स्पेशल ट्रांसमिशन 7 to 9 के हवाले से, जो आज कौमी असेंबली में हुआ है। जिस तरह से अदम एतमाद पे वोटिंग के बजाय अदम एतमाद को हुकूमत की तरफ से ड्रॉप कर दिया गया, उसके बाद कौमी असेंबली डिसॉल्व एंड देन सुप्रीम कोर्ट में अब मामला है। मेरे साथ इस स्पेशल ट्रांसमिशन में मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, वहीद हुसैन साहब और अली मुमताज साहब। अली मुमताज साहब, आप क्या समझते हैं कि यहाँ से ऑनवर्ड जो आज हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मकबूलियत, पाकिस्तान में इलेक्टोरल मकबूलियत इमरान खान की, वो मजीद बढ़ेगी, या इसके बाद, आज के बाद, इमरान खान ने अपने लिए सियासी मुश्किलात मजीद क्रिएट कर ली हैं? देखिए, अगर आप करंट सिचुएशन की बात करें और फील लें कि लोगों में इसकी फील क्या है ऑल अक्रॉस द कंट्री, पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी रहते हैं,
तो सब अभी इमरान खान साहब के हक में बात कर रहे हैं। अच्छा। मतलब मैंने कहीं किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि जी बेरोजगारी है, महंगाई है, करप्शन के जो चार्जेस हैं कि जी पंजाब में बड़ी करप्शन है। जो आज चौधरी सरवर साहब भी कह रहे थे कि डीसी, एसी, इन तमाम लोगों की अपॉइंटमेंट्स भी पैसे लेकर होती रहीं और क्या क्या कुछ नहीं, नीचे उस्मान बुज़दार साहब करते रहे। ये सब चीजें पिछले एक हफ्ते से और खासतौर पे पिछले कोई 4-5 रोज से आप कर लें कि लोग भूले हुए हैं, बात सारी यही कर रहे हैं अमेरिका के खत को लेकर। बिल्कुल दुरुस्त। ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है अब इमरान खान साहब के लिए। जब अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वहां जाकर इस लेटर की ऑथेंटिसिटी, इसका कंटेंट जब एक दफा साबित हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा कि जो क्लेम्स हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं, तो वहीं से फिर आगे की जो सारी गेम प्लान है वो सामने खुलकर आ जाएगा और इलेक्शंस का भी उसके अंदर रिफ्लेक्शन नजर आएगा। अगर ये साबित हो गया कि वाकई में ये जो कहा गया है पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से सच, तो फिर इसकी बेस पे मैं समझता हूं कि पीटीआई के जो जितने भी सपोर्टर्स थे और जितने भी यूथियों को छोड़ के जितने भी उनके चाहने वाले हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो सब एक दफा एक्टिव हो गए हैं और इकट्ठे हो गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने एक और चीज का भी जो रियलाइज किया है और जिसका उन्होंने एतराफ भी किया कि इलेक्टेबल्स को वो दोबारा शामिल नहीं करेंगे। हाँ। अब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के बरतरफ होने के बाद जिस शख्स को उन्होंने गवर्नर पंजाब बनाया, उमर सरफराज चीमा को, ये वो आदमी है जो 1997 से, कि जब पीटीआई का कोई टिकट भी नहीं लेता था, तब से इमरान खान साहब के साथ हैं और उनके बल्कि उनके मीडिया की कोऑर्डिनेशन भी यही किया करते थे। और फिर उसके बाद और लोग बीच में आए और उनके आने पर रऊफ हसन और दीगर लोग, शफकत साहब आए, शफकत महमूद साहब, तो इनको साइडलाइन कर दिया गया और फिर उसके बाद इनको टिकट भी नहीं, एक दफा तो ऐसा भी हुआ कि इनको इलेक्शंस के लिए टिकट भी नहीं दी गई, आई बिलीव बल्कि 2013 में भी इनको टिकट नहीं मिली थी। अब इनको गवर्नर पंजाब बनाया गया है, तो इनकी जो जितनी भी खिदमात हैं उन तमाम खिदमात को सराहते हुए उनको ये मौका दिया गया, उनको ये ओहदा दिया गया। अगर इमरान खान साहब उस गेम प्लान पे दोबारा आ जाते हैं और साथ में ये अमेरिका वाला जो मौकफ है इनका ये इंडोर्स हो जाता है, तो फिर तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। अगर नहीं तो फिर यही महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, ये तमाम जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, मिसमैनेजमेंट के इश्यूज हैं, जिस पर कहा गया जी नालायक है नाअहल हैं, उस पर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है सिराज मीर साहब, यही सवाल लेके आपके पास मैं दोबारा से आऊंगी कि इमरान खान की मकबूलियत आप क्या समझते हैं, लोगों में, अवाम में बढ़ रही है, उनका नैरेटिव, उनका बयानिया जोर पकड़ रहा है, या आप समझते हैं कि अपोजिशन का पलड़ा अभी भी भारी है बयानिए के हवाले से? देखिए, ये सूरत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुमताज के जो आने वाले दिन हैं ये फैसला करेंगे। आने वाले दिनों में खास तौर पर ये सूरत पैदा होती है कि जो सेंट्रल पंजाब है ना, जहाँ से पाकिस्तान हुकूमत करता है, रूल करता है, जहाँ की ज्यादा सीटें, यहाँ से भुट्टो साहब भी आए थे, जहाँ से नवाज शरीफ सीटें हैं, यह भी मुस्लिम लीग नून के पास है। और यहाँ मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की लड़ाई है। इनके कारकुन जो है ना, ये टूटते नहीं, ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं, टूटते नहीं, ये जमे रहते हैं, जिद्दी हैं, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ जो मुकाबला होना है उसमें अभी मुस्लिम लीग नून को एज हासिल है और ये एज हासिल रहेगा। और अगर इस दौरान में कहीं कुछ और सूरत बदलती है तो उनको फायदा पहुंचेगा। यहाँ तक ये ताल्लुक है कि पूरे मुल्क में ये बयानिया बिकता है कि नहीं बिकता है, ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो केस कैसे लड़ते हैं, खुलकर लड़ते हैं। हम ये अदालतों का फैसला नहीं है, इसके लिए आपको कमीशन बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करना पड़ेगी। अदालतों का सिर्फ ये है कि असेंबली का जो इजलास हुआ है ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद मैं जैसे आपसे अर्ज किया था कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, आने वाले दिनों के इलेक्शन है, ये लीगल है कि नहीं है। अगर सारा अमल लीगल है तो मुझे नहीं लगता कि बाकी पार्टियां इस तरह शौक के साथ इलेक्शन लड़ें। और फिर आने वाले दिनों में जब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी तो फिर सोचना पड़ेगा कि देखिए ये सारी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन जो होती है पैसे से लड़ी जाती है। फिर कितना पैसा पीटीआई के पास आता है कि वो बड़े बड़े जलसे कर सकती है, बड़े बड़े इज्तिमा कर सकती है, जब उनके पास हुकूमत नहीं है, जब उनके पास ये चर्चा नहीं है कि कंटेनर पर बैठे हुए हैं और उनको पैसे आ रहे हैं, तो फिर एक मसला पैदा होता है। हाँ। लेकिन अपोजिशन के लिए भी एक बहुत चैलेंज का बात, वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, यानी शहबाज शरीफ तो इस बात पे कायल थे कि हमें फौरन असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन लड़ा देना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उनकी हुकूमत कायम रहे और कुछ अरसा रहे। सूरत हाल में वो जो थे मौलाना फजल रहमान, वो भी इलेक्शन के कायल थे। तो मेरा ख्याल में इलेक्शन मसला नहीं है, लेकिन इलेक्शन को लीगल करार देना जो है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। ये यहाँ से सिराज मीर साहब एक और सवाल जन्म लेता है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, सुप्रीम कोर्ट से दो मामलात हो सकते हैं ना, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि या तो वो इंटरवीन करेंगे पार्लियामान की कार्रवाई में या वो नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करते और जो आज का हुकूमत का स्टेप है, इकदाम है, वो बरकरार रहता है, तो फिर तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। उस सूरत में अपोजिशन क्या कर सकती है? उसकी स्ट्रेटजी इलेक्शन में जाना पड़ेगा अपोजिशन को। फिर
आप उसको इलेक्शन में जाना चाहिए कि इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे शुरू में, सारी डिबेट इस बात पे शुरू हो जाएगी। हाँ। अमेरिका बात में रह जाएगी, इस बात पे शुरू हो जाएगी कि इलेक्शन कानूनी है कि नहीं है, लीगल है कि नहीं है, आईनी है कि नहीं है। इस चीज को बेचा जा सकता है। महंगाई का अगर इशू दोबारा उठता है, अभी उठेगा, अभी देखिए लोड शेडिंग दोबारा इतनी ज्यादा शुरू हो गई है, इसका तसव्वुर नहीं है। हमारे पास कोयला नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, पानी तो छोड़ दीजिए, वो तो हमने डैम बनाए नहीं है, बादशाह डैम के लिए हमने पैसे नहीं रखे, हम बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन रिजल्ट ये है कि अब रोज की 3-3, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ लाहौर शहर में हो रही है। मैं बैठा हुआ हूँ, हो सकता बिजली चली जाए, मुझे जनरेटर चलाना पड़े आपसे बात करने के लिए। तो ये जो सूरत हाल है, ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, और महंगाई बढ़ेगी, और इलेक्शन के जमाने में लोगों को नजर आएगी। पैसा भी आता है इलेक्शन में, लेकिन साथ अगर महंगाई भी आ गई तो वो खतरनाक सूरत हाल पैदा करे। आरिफ वली साहब, आप क्या समझते हैं? सिराज मीर साहब ने जो इलेक्शंस की लीगैलिटी का सवाल उठाया है, ये बड़ा जेन्युइन और बड़ा वैलिड सवाल है। इलेक्शंस की तरफ मामला अगर आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती पार्लियामान की कार्रवाई में, तो फिर इलेक्शंस लीगल होंगे या इलीगल होंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें इंटरफेयर नहीं करती और वो उनके कदम को जायज करार दे देती है, तो फिर इलेक्शन जो है वो लीगल होंगे। और उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही इख्तियार है किसी चीज को लीगल या इलीगल डिक्लेयर करने का। ना वो मेरे पास इख्तियार है, ना सज्जाद मीर साहब के, ना आपके पास, किसी के पास इख्तियार नहीं है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते तो उसके बाद तो फिर हमें आइन की बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात जो मैं जरा थोड़ा सा तजावुज़ करना चाहता हूँ अपने हदूद से, और इस बारे में शामिल होना चाहता हूँ, ये जो कहा जा रहा है कि जी बयानिया बिकेगा, हाँ। मेरी राय में ये बयानिया शायद इतना ज्यादा बिक ना सके। उसकी वजह यह है इमरान खान का बयानिया, हाँ, इमरान खान का। उसकी वजह यह है कि चीजें वक्ती तौर पर बहुत जज्बात है, सब कुछ है, हाँ। लेकिन जब आप टिकट देते हैं लोगों को, इलेक्शन में कौन आता है, वो टिकट बहुत मैटर करता है कि किसको आप दे रहे हैं। और उससे पहले इलेक्टेबल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। इतना पॉपुलर शायद ही कोई हो जाए कि पाकिस्तान में, मैं समझता हूं कि किस्मत बदल जाएगी कि आप अगर ऐसा दौर आ जाए कि जनाब एक शख्स जो है वो इतना पॉपुलर हो जाए कि कौमी लीडर बन सके। ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि ना वो ATM अवेलेबल होगी, ना वो उस तरह की सिचुएशन अवेलेबल होगी। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुआ है, यानी आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉपुलर इलेक्शन जीते थे, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर उन्हें ये एहसास हुआ कि नहीं जनाब, ये इलेक्शन जो है टर्म्स के बगैर और बाकी जो है इस तरह के लोग जो है उनके बगैर, आप बडेरों के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। यानी इस तरह की ये वो जमीनी हकायक है कि पूरी दुनिया में, यानी आप देखें कि इंडिया में भी जो अनपॉपुलर यानी इंतहाई ज्यादा करप्ट लोग होते हैं, लालू प्रसाद जैसे, वो इलेक्शन भी जीतते हैं, और उसके बाद रबड़ी देवी जो है वो भी इलेक्शन जीत जाती है। तो इसमें मैं ये समझता हूं कि ये जो बयानिया की बात करते हैं, मैं जरा आपको थोड़ा सा और अर्ज करूं कि इसमें बयानिया अमर बिल मारूफ का जमात इस्लामी से बेहतर किसी का नहीं हो सकता। उनकी तंजीम भी है और वो अमर बिल मारूफ पे यकीन भी रखते हैं, नई अनिल मुनकर के लिए जदोजहद भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर उनकी एक सीट है, और इसी तरह ये इस मैदान में इमरान खान जो है वो तस्बीह पकड़कर ये बयानिया कि जी मैं अमर बिल मारूफ के लिए निकला हूं, मैं अमेरिका के खिलाफ निकला हूं, मुझे नहीं लगता इसकी हवा चंद ही दिनों में बहुत सारी स्कैंडल्स आएंगे, बहुत सारी चीजें। ज़ाहिर है अपोजिशन के पास भी इतना मवाद है, वो आएंगे। फिर जो इनसे दुखे हुए हैं, ये जिनके साथ जो कुछ हुआ है, वो सारे आएंगे। प्रेस जो है वो भूला नहीं है कि वो कितना जख्मी किया है। इसी तरह बाकी लोग जो है जिनके साथ इन्होंने किया, उस वक्त कंटेनर फिर पॉपुलर इसलिए था कि उस वक्त लोगों को हाथ ही लगे थे। अब पॉपुलर इसलिए नहीं रहेगा कि उसके साथ किसी ने ये देखा नहीं था कि जनाब इसके साथ फवाद यानी आगे आएगा, इसके साथ अब इमरान खान टेस्टेड हो गए अपनी टीम के साथ। शहबाज गिल, आप इमरान खान शहबाज गिल के हवाले से देखा जाएगा, बदजुबानी के हवाले से देखा जाएगा, और एक ऐसी टीम के हवाले से देखा जाएगा जो टीम सामने आ जाती है तो लोगों का फौरी तौर पर उससे लड़ने को जीत जाता है। और फिर खुद अपना रवैया देखिए, एक तरफ रहा मामला, उसको अब अदालत में चल रहा है कि क्या फैसला होता है कि वो क्या कहते हैं कल को कि ये खत सही था, मुदाखलत थी या नहीं। लेकिन एक गरीदा बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे यहाँ इंट्रोस्पेक्शन नहीं होती। कोई लीडर अपनी गलतियों पे गौर कभी नहीं करता। वो कहता है कि जी मुझे फलां ने निकाला। भाई आप पॉपुलर होना था तो आपने खुद होना था। ये आपने जितने लोगों के साथ जो सलूक किया, जो आप, मुझे अभी तक याद है, मैंने बहुत इब्तदाई दौर में ये कहा था कि ऐसे ऐसे लोग जो बहुत बजे हुए हैं,
वो बैठे हुए हैं और ठीक। उनको छोड़ के आप ठीक। बिल्कुल अंडर 19 टीम ठीक। को और ऐसे लोगों को आगे ला रहे हैं, तो ये आप अल्टीमेटली यू विल बी लूजर। ठीक है। तो इसलिए ठीक। इलेक्शन की सारी मैकेनिज्म बिल्कुल इससे डिफरेंट है। ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहीद हुसैन साहब आपके पास मैं लेके आऊंगी, फिर सजाद मीर साहब और अली मुमताज साहब से भी ब्रेक के बाद वो सवाल करूंगी। बट आपसे वही सवाल कि इस वक्त मुल्क जो है वो एक लिम्बो की कैफियत में है। इस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट इस वक्त मौजूद नहीं है। मईशत के हालात आपके सामने है, महंगाई का आपने जिक्र किया, रमजान के दौरान जितनी महंगाई हो चुकी है, अब इसका हल क्या है? आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं कि कोई दिनों का तयन नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट कब तक फैसला करेगी। फिर आगे चल के अगर यही मामलात इसी नहज पे रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान के मामलात में इंटरफियर नहीं करती, इंटरिम गवर्नमेंट बननी है, निगरान हुकूमत बननी है, जिसने फिर आगे इलेक्शंस, ये सब हल कैसे होंगे मामलात? देखिए, ये काफ़ी मुश्किल किस्म की सिचुएशन है बहुत, क्योंकि अगर नॉर्मल रूटीन में आप जाएं तो लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन जो है वो अपॉइंट करते हैं आपके इंटरिम सेटअप को, और उसके बाद जाहिर है कि दे आर सपोज टू होल्ड द इलेक्शंस थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। एक वैसे लोगों की याद दहानी के लिए कि 93 में नवाज शरीफ साहब की भी असम्बली को ख़त्म कर दिया मरहूम इसहाक गुलाम इसहाक खान साहब ने। उस वक्त 58(2)B जो है दैट वाज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज बीइंग ब्रॉट बाय ज़ियाउल हक साहब। बाद में जाहिर है कि उसको ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया गया था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को कहा गया जी कि आप अब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी असम्बली को और गवर्नमेंट को बहाल कर दिया। ठीक है जी, अब उनसे कहा गया कि आप रिजाइन करें। उन्होंने कहा जी मैं रिजाइन, उस वक्त जनरल वहीद काकड़ थे, ही वॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक ही सूरत में हो सकता है कि हम दोनों जाएंगे। फिर यानी गुलाम इसहाक खान साहब को भी रिजाइन करना पड़ा, नवाज शरीफ साहब भी चले गए, और फिर उसके बाद बीबी जो है दोबारा से इलेक्ट होके आ गई। कोई आई डोंट नो कि इस किस्म की सिचुएशन जो है यहाँ पे इस वक्त बुनियादी तौर पे जो गवर्नमेंट है ना वो ज्यादा रिलायंस कर रही है कि कोई कहीं ना कहीं से कोई इंटरवेंशन हो। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अब वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन मांग रहे हैं, पहले शायद वो किसी और की इंटरवेंशन मांग रहे थे, राइट। अब वो सूरत हाल यही है कि वो अपोजिशन जो है वो नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, उनके पास इतना टाइम हो कि वो जो भी उन्होंने इलेक्शन के हवाले से जो कवानीन बनाए हैं उन्होंने, या बाकी नैब के हवाले से जो कवानीन बनाए हैं उसके अंदर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग करें हो। मतलब दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट। वो ये चाहते हैं कि जी फ्रेश उसमें। अब जहां तक चैलेंजेस की वो है कि इस दौरान होगा क्या, इसका किसी को कोई इसके देखे ना, ये आम आदमी और गवर्नमेंट के साथ इसका या रियासत के साथ ताल्लुक है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको गरीदा ये बताऊं कि हमारे यहाँ ये जो अशराफिया है ना ऊपर जो बैठा हुआ है, ये इख्तिदार की जंग है। क्यों लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते इस बात को कि ये सारी की सारी, चाहे वो अपोजिशन है या गवर्नमेंट है, ये अवाम की जंग, महंगाई खत्म करने के लिए नहीं है। उनको मुझे ये बताएं कि जब आपके यानी पीछे कुछ लोगों से पूछा गया कि जी आप टमाटर की कीमत क्या है, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं जी कि उसकी कीमत जो है वो 2 रुपए किलो होगी। किसी से पूछा आलू की कीमत क्या है, वो कहते जी 2.5 रुपए होगी। उन्होंने कहा जी हम 70s की बात नहीं कर रहे, आज की बात कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर में कहते हैं मैं कोई आलू या प्याज की कीमतें तो ठीक करने नहीं आया था। सो यू कैन जस्ट टेक द लेवल ऑफ देयर थिंकिंग कि यहाँ पे बुनियादी तौर पे देखे ना, नया पाकिस्तान तब्दीली का जो एक नैरेटिव लेकर आए थे प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ हर कोई खड़ा हुआ। इवन मीडिया ने उनको जो है आउटराइटली जाके उनको सपोर्ट किया। 14 का धरना आप देख लें, बाकी उनको तो इतना तंग ही नहीं किया गया जितना उन्होंने नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को तंग किया था। लेकिन अब जो बयानियां, जाहिर है कि उनके पास नया पाकिस्तान वो नहीं बना सके। तब्दीली जो है वो लोगों के सामने है कि 27,000 अरब से ले उठाया इन्होंने मुल्क, 27,000 अरब से हमारी जो वो थे कर्जे से उठा के आप 52 और 55,000 पे ले गए हैं। इसके अलावा यानी आप देख लें सारी चीजें। सो ये एक निहायत ही खतरनाक सूरत है। बट माय ओन ओपिनियन इज बेहतर ये है कि अगर अपोजिशन इस बात के ऊपर आ जाए, इलेक्शन देखें, अगर ये शहबाज शरीफ एक सिर्फ जस्ट 30 सेकेंड शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं तो ये इतनी यानी ज्यादा पार्टियों को लेके जब ये गवर्नमेंट बनेगी तो मुझे ये बताएं नहीं कि ये अगले 1 साल में 1.5 साल में क्या डिलीवर कर पाएंगे अनटिल देयर इज अ स्ट्रांग गवर्नमेंट। और वो उसी सूरत में हो सकती है कि फ्रेश मैंडेट लेके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके यही सवाल पुट अप करेंगे सजाद मीर साहब के सामने, अली मुमताज साहब के सामने भी, आरिफ चौधरी साहब भी मौजूद है। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, अली मुमताज साहब, वहीद हुसैन साहब और सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, यही सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगी, इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनेगी? इस वक्त जो सूरत हाल है जो कि बननी चाहिए, इलेक्शंस अगर हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर बॉल वापस पार्लियामान के कोर्ट में फेंक देती है और इस वक्त गवर्नमेंट नाम की कोई चीज सेंटर में, विफाक में, मरकज में एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है सज्जाद मीर साहब। देखिए, कोई हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर रही, यही तो असल मसला है जी, कि जो इसका सारा प्रोसेस है इसके आईनी और कानूनी होने का मसला है। लेकिन ये जो सवाल आपने उठाया, ये बुनियादी सवाल है कि इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनेगी। इंटरिम गवर्नमेंट के लिए लाजमी होता है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मुशावरत हो। हमारी ये हुकूमत तो उस वक्त जबकि अपोजिशन लीगल थी, मुशावरत करने के लिए तैयार नहीं थी। इस वक्त तो किसी चीज को वो अपोजिशन समझती नहीं होगी। मुशावरत कैसे करेगी? मुशावरत कैसे करेगी? कैसे नई इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी? उस इंटरिम गवर्नमेंट को कोई मानेगा कि नहीं मानेगा? अच्छा, ये ठीक बात है, लेकिन ये ठीक है अगर इलेक्शन कैंपेन सारी इस बात पे चले कि हम अंडर प्रोटेस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दफा के लिए, बेहतरी के लिए इलेक्शन लड़ना कबूल कर लिया है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आने वाले दिनों में भी उस इलेक्शन को मशकूक समझा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस 3 महीने के अरसे में जो इलेक्शन कराना हम चाहते हैं, मुल्क के हालात क्या होंगे, सारी सूरत हाल क्या होगी? इस वक्त मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि हालत ये होगी कि पहली बार हुआ है 3.5 साल में कि हमारे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है। हम कह रहे थे कि हमारे पुरानी हुकूमत ने सरप्लस बिजली पैदा कर दी है, अब हम कोयला मंगवा रहे, अब हम गैस की मंगवा रहे, पानी का कुछ हम बंदोबस्त नहीं कर सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर, मैंने जैसे ने कहा, लाहौर में 3-3, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ये कुछ छोटी बात नहीं है। और महंगाई की हालत ये है कि वो किसी सूरत कम होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। डॉलर फिर 185 पे पहुंच गए। अब डॉलर के ज्यादा होने से आप तो कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो शरह सूद है उसमें मजीद इजाफा होगा। इन दोनों चीजों के असर से जो महंगाई आएगी उसको कौन बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल ठीक बात है, शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि वो 1.5 साल के लिए इस बोझ को उठाए। मेरे ख्याल में यही था कि अक्टूबर नवंबर तक कोई इस्लाहात कर ली जाए और उसके बाद इलेक्शन करा लिए जाए। अब इस्लाहात कौन करेगा? किसकी इस्लाहात को माने जाएगा? सर यही बुनियादी सवाल है, सर यही बुनियादी सवाल है कि इसका फिर हल क्या है? क्योंकि इलेक्शन 90 दिन के बाद हो चाहे 6 महीने बाद हो, करवाने तो निगरान हुकूमत ने है, या वहां पर भी मामला सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया जाएगा कि आप निगरान गवर्नमेंट बना कर दें? अब जो कुछ भी होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हवाले हो, चाहे किसी और निगरान के हवाले हो, जो कुछ भी होगा वो दस्तूरी तौर पर भी कुछ नहीं होगा और ना पाकिस्तान के मफाद में होगा। लेकिन कुछ ना कुछ होना है और जो कुछ भी होगा वो एक इंटरिम अरेंजमेंट होगा। इंटरिम अरेंजमेंट उन्होंने बांग्लादेश में करके देख लिया, क्या नतीजे निकले उसके। तो हम जिस तरफ जा रहे हैं वो कोई आईनी और कानूनी तरीका मुझे दिखाई नहीं देता कि आने वाले दिनों के इलेक्शन जो है उसको कोई खुले दिल से तस्लीम कर ले और इसके लिए जो इस्लाहात हैं वो कंसेंसस के साथ हो जाए, तो मुझे दिखाई नहीं देता। सर क्या एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे अपना किरदार अदा कर सकती है एक बार फिर? क्योंकि गुज़श्ता कुछ हफ्तों में उन्होंने किरदार अदा किया है जो कि अपोजिशन की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब आप समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी हल नहीं निकलता, सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त बड़ी क्रिटिकल टफ सिचुएशन में उसको फंसा दिया गया है, तो एस्टेब्लिशमेंट दोनों फरीकैन को बिठा सकती है कहीं पे कि जी आप बैठ के मामला तय कर लें? नहीं कर तो सकती है, हो सकता कर भी रही है, हो सकता किया भी हो सकता ये जो पैदा हो इसमें भी कुछ उनकी मुशावरत शामिल हो, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो हालात आईनी और दस्तूरी तौर पर पैदा हुए हैं वो कोई खुशगवार नहीं। और आने जो इलेक्शन होने हैं उसके लिए कवानीन तय करना, उसको लीगल तस्लीम करना, उस पर कायम रहना, ये सारी आसान बातें नहीं है। और फिर अगर कोई मैनेज करना चाहेगा, इंजीनियरिंग करना चाहेगा, तो वो और भी खतरनाक सूरत पैदा हो सकती है। पंजाब में खास तौर पे नून लीग का जो है वो जोर है और इलाकों में दूसरी जमातों का पीपल्स पार्टी इंटीरियर में है। सिंध जो कराची का इलाका है उसमें क्या सूरत बनती है, पीटीआई तो अब उस ताकत के साथ आती दिखाई देती नहीं है। बाकी जमातों के दरमियान क्या लड़ाई होती है, क्या नक्शा बनता है, ये अलग कहानी है। खैबर पख्तूनख्वा का भी नक्शा जो है वो बदला है, नहीं बदला है, मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है अली मुमताज साहब, यही सारे सवाल लेके आपकी तरफ सवाल दोहराऊं या आपने सवाल सुन लिए, समझ लिए, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल गरीदा, जो अभी सज्जाद मीर साहब कह रहे थे, सिचुएशन बहुत ज्यादा परेशान कुन है, क्योंकि अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आराम से नहीं बैठना था। वैसे इतनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने से बेहतर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है
अपोजिशन बेंचेस पे बैठें, गवर्नमेंट करने दें इत्तेहादी जमातों को, शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम, क्योंकि ये जो भी पेट्रोल की, डॉलर की बात हो रही है, ये चीजें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाना था। और अब जब हम जिस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, और जैसे कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात हुई, तो 2 जजेस ने मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने इस बेंच का हिस्सा बनने से माजरत भी की है। तो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल्स हैं, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, उसको कोई रोल प्ले करना होगा ताकि चीजें जरा बेहतर हो जाएं, वरना नुकसान किसी और का नहीं, किसी सियासी जमात का नहीं है, किसी सियासतदान का नहीं है, नुकसान पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में रहने वाले उस एक आम आदमी का है जो तनख्वाहदार है या जिसने अपनी रोजमर्रा की रूटीन को लेकर चलना होता है। परेशानी उसके लिए, क्योंकि उस पर आकर इसका बोझ, अभी तो बड़ी थ्रिल है, खबरें चल रही हैं जी, हुकूमत गिर रही है, एक तरफ नारे लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से और नारे लगाए जा रहे हैं, पर इस सारी थ्रिल में, सारी एक्साइटमेंट में जो इसका इन द लॉन्गर रन इफेक्ट है वो हमें देखना है, और उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट को अपना रोल प्ले करना होगा। और बल्कि अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, और ये 90 दिन नहीं बल्कि 180 दिन तक मामले को ले जाया जाए, ताकि चीजें रिजॉल्व हो जाएं कि अब जब इलेक्शंस हो, तो 2013 के बाद भी हमने कहा जी ये धांधली ज़्यादा इलेक्शंस थे, वो 35 पंक्चर्स की बात हुई, 2018 के हुए तो भी डिबेट हुई, और अब जब फिर इलेक्शंस होने हैं, तो जो आज के हमारी ट्रांसमिशन में ये बात हुई, सजाद मीर साहब ने कहा कि जी इलेक्शंस को क्वेश्चनेबल कर दिया जाएगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि इन मामलात को पहले रिजॉल्व कर लिया जाए, फिर उसके बाद इलेक्शंस में जाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी आए वो अपने 5 साल मुकम्मल करे और ट्रांसपेरेंटली सारी चीजों को जो है ये सारा रोल ओवर हो। ठीक है, वहीद हुसैन साहब, बिल्कुल लास्ट फ्यू मिनट्स, आरिफ साहब फिर आपकी तरफ भी आऊंगे। आप क्या समझते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार इस वक्त सूदमंद, फायदेमंद हो सकता? देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में है मामला, और अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने मामलात को जब ख़राब किया तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को जंप इन करना पड़ा। और अभी भी जैसे सजाद मीर साहब कह रहे थे कि हो सकता है कोई बिहाइंड द डोर जो है चीज़ें हो रही हों, कर भी रहे हों किसी हद तक, बट आई थिंक कि अल्टीमेटली फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और बेहतर ये है कि चाहे वो जिस नीयत से भी इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है असम्बलियों को डिसॉल्व करके और इलेक्शन की तरफ, बेहतर है कि फ्रेश मैंडेट के लिए जाया जाए और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है इलेक्शंस के बाद आए। जिस पार्टी को भी लोग वोट देना चाहते हैं, पीटीआई को लाना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, नून लीग को, पीपल्स पार्टी, इसमें थोड़ा सा वो उनका प्रॉब्लम है कि चूंकि वो सिंध के अंदर गवर्नमेंट में है और वो ये चाह रहे हैं कि ये जो पहले मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीज़ें इन्होंने की हैं उनको हम हुकूमत में आके थोड़ा सा अपनी तरीके से उनको कर लें। जाहिर है हर पार्टी की अपनी वो उसके अंदर इंटरेस्ट होते हैं, बट बेहतर ये है, और वो होगी भी इंटरफेरेंस या जो भी फैसिलिटेशन आप कहते हैं, और बेहतर ये है कि अपोजिशन को एग्री करके इलेक्शन में चले जाना चाहिए। ठीक है, आरिफ चौधरी साहब, आपके लीगल डोमेन से थोड़ा सा बाहर, बट आप इस पे कोई कमेंट करना चाहें, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार इस वक्त को फैसिलिटेशन का, कोई मीडिएशन का हो सकता है? आइडियल सिचुएशन तो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, वो यही चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के मफाद को सामने रखें, लेकिन असल में बात वही है कि हर एक को अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। सिंध वाले अपना जो कर रहे हैं उससे रुकना नहीं चाहते, वो 1.5 साल बाकी एंजॉय करना चाहते हैं, और इसी तरह बाकी जो शहबाज शरीफ साहब है उनके अपने मुकदमात के मामलात हैं। इनका मसला और है, इन्हें यह है कि चूंकि इनके पास और कोई असल प्रोग्राम तो है नहीं, ये इन्हीं जज्बाती नारों और खोखली बातों की बुनियाद पर इलेक्शन विन करना चाहते हैं पीटीआई वाले, और इसीलिए ये समझते हैं कि जी आप बस, और बहुत ज्यादा खुशफहम खुद यानी जो इमरान खान है वो भी हैं, और उनके साथ जो है वो उसी तरह की हवा उन्हें दे रहे हैं। बाजी खान साहब कमाल होगी, जो आपका बयानिया बिक रहा है, जो आप तो सब कुछ हो रहा है, यानी उनके नीचे से जमीन निकल रही होती है तो ऊपर उन्हें बताया जा रहा होता है कि जी बस छा गए। तो खुदा के लिए कुछ एक आखिरी बात यह कि रहने दे मेरे दिल में कोई बूंद लहू की, शायद तेरा नाखुन कभी मोहताज ही ना हो, इस धरती पे थोड़ा सा रहम कर ले दोनों तरफ वाले, कोई मेहरबानी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, वहीद हुसैन साहब और अली मुमताज साहब। ये थी 7 to 9 न्यूज़ 1 की स्पेशल ट्रांसमिशन। अब ओवर टू कराची न्यूज रूम, जहां पे आप 9 o'clock का बुलेटिन देख सकेंगे और उसके बाद ट्रांसमिशन दोबारा कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।